हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे जो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, विकास इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, हम लोग बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन किए हैं और हम लोग जो विकास के प्रमाण में पढ़ रहे थे। अगला हमारा जो है वो है हमारा तीसरा, अवशेषी अंगों से प्रमाण। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंगों से प्रमाण, ठीक है ना। अवशेषी अंगों से प्रमाण यानी कि हम लोग कुछ ऐसे अंग थे जिसके द्वारा पहचान सकते हैं कि पहले से ही यहाँ पे जीव उपस्थित थे। हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर पहले से ही जीव विद्यमान थे। इसके द्वारा हम लोग पता लगा पाएँ। तो हमारा तीसरा क्या है? अवशेषी अंगों से प्रमाण। तो अधिकतर जंतुओं में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो अब अनावश्यक और क्रियाहीन हो गए हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे जंतु थे, ऐसे अंग पाए जाते थे जो कि अब हमारे क्या हो गए? अनावश्यक, यानी कि कोई भी उनका काम नहीं है और वो हमारे क्या हो गए हैं? क्रियाहीन हो गए, जो कि कोई भी कार्य नहीं कर सकते। लेकिन उनके पूर्वजों में ये बड़े तथा क्रियाशील थे। लेकिन जो उनके पूर्वज थे, वो जो अंग पाए जाते थे वो क्या थे? आवश्यक भी थे और क्या? क्रियाशील भी थे। और जो ऐसे अंग होते हैं उसे ही हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। जिन जंतुओं में ये अंग पूर्ण विकसित रूप में पाए जाते थे वे उन जीवों से परस्पर संबंध स्थापित करते हैं और जिनमें ये अवशेषी या फिर अवशेषी रूप में पाए जाते हैं। तो यह हमारा अवशेषी अंगों से प्रमाण या फिर अवशेषी अंग क्या होता है? तो अधिकतर जंतुओं में ऐसे अंग पाए जाते हैं। अधिकतर जंतुओं में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो अब अनावश्यक और क्रियाहीन और क्या हो गए हैं? क्रियाहीन हो गए हैं। क्रियाहीन हो गए हैं, ठीक है। लेकिन उनके पूर्वजों में ये बड़े तथा क्रियाशील थे। लेकिन उनके पूर्वजों में ये बड़े तथा क्रियाशील थे। ये क्या थे? बहुत ही बड़े थे और क्रियाशील थे। और ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। और ऐसे ही अंगों को क्या कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों? अवशेषी अंग कहते थे, ठीक है ना, कहते हैं। और जिन जंतुओं में ये अंग पूर्ण विकसित रूप में पाए जाते हैं वे उन जीवों से संबंध स्थापित करते हैं जिनमें ये अवशेषी रूप में पाए जाते हैं। यानी कि अवशेष में क्या है? बचे हुए हैं। और यहाँ आप लिख सकते हैं, जिन जंतुओं में ये अंग पूर्ण विकसित रूप में पाए जाते हैं वे उन जीवों से संबंध स्थापित करते हैं।
जिनमें ये अवशेषी रूप में पाए जाते हैं, जिनमें ये अवशेषी रूप में पाए जाते हैं। रूप में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? अवशेषी रूप में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। पहला आपका आता है, वो क्या आता है? मनुष्य में अवशेषी अंग। पहला क्या है? मनुष्य में अवशेषी अंग। मनुष्य में अवशेषी अंग, तो मनुष्य में ऐसे कौन कौन से अवशेषी अंग हैं ना? तो मनुष्य में लगभग की 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, और जिनमें से कुछ हम लोग उदाहरण बताएंगे। जैसे कि पहली होती है कृमि रूप परिशेषिका, यानी कि यह शाकाहारी जंतुओं में अंधनाल का अवशेष होता है, अंदर पाया जाता है, और जो इन जंतुओं को क्या होता है? क्रियाशील होता है, तथा सेलुलोज के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। तो यहाँ पे कुछ देखेंगे हम लोग कि मनुष्य में कुल 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य में मेरे प्यारे बच्चों कुल कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, कुल 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जिनमें से बहुत सारे उदाहरण हैं। चलिए उदाहरण को देख लेते हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। पहला आपका होता है कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूप परिशेषिका आपका क्या होता है? पहला उदाहरण होता है। दूसरा क्या है? पुच्छ कशेरुका। अब कहेंगे ये हमारा पुच्छ कशेरुका क्या है? तो आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, पुच्छ जो कशेरुका हमारा क्या होता है? तो जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी जैसे होती है, ठीक ना, नीचे की ओर पाई जाती है। हमारा फिर क्या पाया जाता है? तीसरा पाया जाता है अकल दांत क्या होता है? यह हमारा सबसे बाद में निकलता है, और ये कभी कभी निकलता ही नहीं, जो हमारा अकल दांत होता है ये भी आता है, ठीक ना। और फिर हमारा क्या होता है? चौथा वो पाया जाता है निपमेशक पटल, जो आँख के आपके पास होती है। जैसे कि बहुत मछलियों में, पक्षियों में, बहुत सारे कुछ स्तनधारियों, कुत्ता, बिल्ली आदि में पाई जाती है। और सबसे लास्ट आप जानते हैं शरीर पर बाल भी पाए जाते हैं, ये भी हमारे आते हैं। और हमारा क्या होता है? कर्ण पल्लों की पेशियां। और क्या हमारा आता है? कर्ण पल्लों की पेशियां, ये भी हमारे इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अगला आता है आपका जैव विकास में प्रमाण का जो चौथा है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा आता है भ्रौणिकी से प्रमाण। क्या आता है? भ्रौणिकी से प्रमाण। अब ये भ्रौणिकी से प्रमाण कैसा है हमारा, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे खूब अच्छी तरीके से। भ्रौणिकी से प्रमाण हमारा होता क्या है? तो यदि हम कुछ विभिन्न जंतुओं की भ्रूण अवस्थाओं का अध्ययन करें तो हमें यह पता चलता है कि विभिन्न जंतुओं के भ्रूण उनकी प्रौढ़ अवस्थाओं से ज़्यादा समानताएं होती हैं। और इस तथ्य को प्रभावित होकर वैज्ञानिक अर्नस्ट हीकल ने एक नियम बनाया, जिसे क्या कहते हैं उन्होंने पुनरावृत्त सिद्धांत या फिर बायोजेनेटिक कहा, जिसके अनुसार जीव का व्यक्तिवृत्त उसके जाति व्यक्तिवृत्त को क्या होती है? पुनरावृत्ति करती है। पुनरावृत्ति मतलब कि बार बार दोहराती है। यानी कि व्यक्तिवृत्त एक जीव का जीवन काल है, जो अंडाणु से शुरू होकर शरीर निर्माण तथा अवस्थाओं को दर्शाता है, तथा जातिवृत्त जीवों के परिपक्व या फिर वयस्क पूर्वजों का वह प्रक्रम है जो उस जीव समूह के जैव विकास के दौरान बने होंगे।
जिससे तात्पर्य है कि प्रत्येक जीव अपने भ्रमण की अवस्था में अपने पूर्वजों के इतिहास को क्या करते हैं, प्रदर्शित करता है। अर्थात पुनरावृत्ति सिद्धांत के अनुसार उच्च कोटि या फिर जाति के जंतुओं की भ्रमण की अवस्था उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्था से मिलती थी। इसको भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग भ्रमणिकी से प्रमाण हमारा क्या आता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रत्येक जीव अपनी भ्रमणिकी अवस्था में अब भ्रमणिकी अवस्था का मतलब क्या होता है आप लोग समझे। तो जो भ्रूणीय अवस्था, इसी को क्या बोलते हैं, भ्रमणिकी अवस्था को भ्रूणीय अवस्था जब वह पेट में रहे, ठीक है ना, यानी उसका बर्थ ना हुआ, जन्म ना हुआ हो, तो भ्रमणिकी अवस्था में अपने पूर्वजों को इतिहास को प्रदर्शित करता है, अपने पूर्वजों के इतिहास को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात पुनरावृत्ति सिद्धांत के अनुसार उच्च कोटि या जाति के जंतुओं की भ्रमण की अवस्था उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्था से मिलती है, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं, भ्रमण की अवस्था में आता है। पांचवा जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सा आता है, प्रत्यावर्तन से प्रमाण। चलिए देखते हैं हम लोग प्रत्यावर्तन से प्रमाण जो आपका पांचवा आता है। पांचवा हमारा क्या है, तो पांचवा आप हेडिंग डाल लीजिए, या फिर पूर्व जतता प्रमाण इसे बोलते हैं, या फिर प्रत्यावर्तन से प्रमाण। पूर्व जतता या फिर प्रत्यावर्तन से प्रमाण। तो किसी जीव या फिर जीवों के समूह में किसी ऐसे लक्षण का आकस्मिक आ जाना जो सामान्य रूप से उस जाति में नहीं पाया जाता परंतु पहले किसी पूर्वज में पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व जतता या प्रत्यावर्तन। जैसे कि मिर्गी आना ऐसा जीवों में नहीं पाया जाता, लेकिन कभी कभी आ जाता है, किसी को यह चीज़ हो जाती है, और पहले जो उनके पूर्वज थे ये सब हमारा उसमें नहीं पाया जाता था। तो ये सब जो होते हैं हमारे क्या थे, पूर्व जतता या फिर प्रत्यावर्तन। या फिर जैसे कि पूँछ आना, और कभी कभी कैनाइल दांत बड़े नकूले हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मांसाहारी पूर्वजों के प्रतीक हैं। और कुछ मनुष्यों में कपियों की तरह बहुत अधिक क्या आ जाते थे, बाल आ जाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि किसी जीव या जीवों के समूह में किसी ऐसे लक्षण का आकस्मिक आना जो सामान्य रूप से उस जाति में नहीं पाया जाता
नहीं पाया जाता, परंतु पहले किसी पूर्वज में पाया जाता है, उसे पूर्वजतता या प्रत्यावर्तन से कहलाता है, प्रत्यावर्तन कहलाता है। जैसे कि पहला आप लिख सकते हैं, मनुष्य में पूंछ अनुपस्थिति होती है, लेकिन कभी कभी बच्चे में जन्म के समय एक छोटी मांसाल रचना के रूप में यह उपस्थित होती है। मनुष्य में पूंछ अनुपस्थित होती है, लेकिन कभी कभी बच्चे में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, बच्चे में जन्म के समय एक छोटी मांसल या फिर मांसाल रचना के रूप में यह होती, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, दूसरा आपका हो सकता है, कैनाइल दांत बड़े नुकीले हो जाते हैं, यानी कि कैनाइल दांत का नुकीला हो जाना, ये भी होता है, ठीक ना। तीसरा क्या होता है, तीसरा आता है कि मनुष्य के शरीर पर बाल। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगला लेक्चर आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये क्लास 12 थी, एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 7 है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।